नमस्कार बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और कुशल होंगे। और आपका जो रिवीज़न वर्क ये डेली का शुरू किया गया है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, इसे आप अच्छे से अपना जिन्होंने कंप्लीट नहीं कर रखा वो अपना पूरा भी कर रहे होंगे इसको, और साथ साथ लर्न भी कर रहे होंगे। आज हम महाभारत की पुस्तक में पार्ट 3 करेंगे, अम्बा और भीष्म। पहला प्रश्न है, भीष्म को किस बात की खबर लगी? भीष्म को काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर की खबर मिली। देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? आजीवन विवाह न करने की भीषण प्रतिज्ञा के कारण। शाल्व किस देश का राजा था? आंसर सौब देश का। शाल्व ने किसके रथ का पीछा किया? आंसर भीष्म के रथ का। विचित्रवीर्य का विवाह किसके साथ हुआ? अंबिका और अंबालिका के साथ। अंबा से किसने विवाह करने से मना किया? आंसर है इसका राजा शाल्व ने। अंबा अपने दुख का कारण किसे समझती थी? भीष्म को। अंबा ने किसकी शरण ली? तपस्वी ब्राह्मणों की। किसके बीच युद्ध हुआ? भीष्म और परशुराम के बीच। अंत में युद्ध में किसने हार मान ली? परशुराम ने। अब हम बच्चों पार्ट 4 करेंगे, पार्ट 4 करेंगे महाभारत में, जिसका शीर्षक है विदुर। पहला प्रश्न है इसका, अंबा ने तपस्या से किसका रूप धारण किया? पुरुष शिखंडी का। विदुर किसके प्रधानमंत्री थे? आंसर है धृतराष्ट्र के। परशुराम किसके कहने पर भीष्म से युद्ध करने को तैयार हो गए? अंबा के कहने पर। राजा शूरसेन की कन्या का क्या नाम था? उत्तर पृथा। युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए किसने मना किया? विदुर ने। किसने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया? धृतराष्ट्र ने। हमने महाभारत के बच्चे आज पार्ट 3 और पार्ट 4 पूरा किया है, आपने इसे याद भी करना है। अब हम बसंत की पुस्तक में पार्ट 3 और 4 करेंगे। बसंत का पार्ट 3 है हिमालय की बेटियां, ठीक है, जिसका शीर्षक है, हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? हिमालय की बेटियां प्रस्तुत अध्याय में नागार्जुन ने नदियों के विभिन्न रूपों को उभारा है। उन्होंने नदियों को प्रेमिका, बेटियां, बहन, दादी, मौसी, मामी आदि अनेक रूपों में प्रकट कर भारतवर्ष की सदियों से चली आ रही मान्यताओं पर प्रकाश डाला है। फिर है आपका प्रश्न नंबर 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? नागार्जुन ने सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियों की विशेषताएं स्पष्ट करते हुए कहा है कि इन नदियों के विषय में जानकर रावी, गंगा, यमुना आदि अनेक नदियों की स्मृति उभर आती है। ये नदियाँ दया से परिपूर्ण हिमालय की बेटी पिघली बूंद से एकत्र होकर प्रवाहित होती हुई अंत में सौभाग्यशाली समुद्र में विलीन हो जाती हैं। अब है प्रश्न नंबर 3 कहता है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? आंसर, लेखक ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा क्योंकि नदियाँ जीवनदायिनी हैं। भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ का स्थान दिया गया है, जो मनुष्य की अनिवार्यता है। मानव ही नहीं अपितु पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि के लिए भी अनिवार्य है। और जल हमें नदियों, सागरों, झीलों, तालाबों, वर्षा आदि स्रोतों से प्राप्त होता है। नदियाँ कारखानों, फैक्ट्रियों आदि से प्रवाहित विष रूपी रसायन को अपने आगोश में लेकर संपूर्ण विश्व को जीवन प्रदान करती है, अतः इन्हें लोक माता की संज्ञा देना उचित ही है। आगे है प्रश्न नंबर 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? आंसर, प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने भारत में प्रवाहित लोक माता की संज्ञा से परिपूर्ण विभिन्न नदियों जैसे रावी, सतलुज,
व्यास, चिनाब, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी आदि की प्रशंसा की है। इसके अतिरिक्त लेखक ने अनेक झरनों, हिमालय की बर्फीली चोटियों, विभिन्न व विस्तृत मैदानों तथा महासागरों, गगनचुंबी पर्वतों आदि का भी बड़ा सराहनीय वर्णन किया है। तो बच्चों, हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 अब कठपुतली पाठ का पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? आंसर, वास्तव में कठपुतली को अन्य के इशारों पर नाचना होता है। वे अपनी इच्छा अनुसार हिल भी नहीं सकती। पराधीनता की इसी भाव से उसके मन में आक्रोश था, क्योंकि वह स्वतंत्रता चाहती थी। प्रश्न नंबर 2, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन क्यों नहीं खड़ी होती? आंसर, कठपुतली स्वयं आगे पीछे धागों से बंधी रहती है। बिना धागे के सहारे उनका खड़े होना असंभव है, परंतु स्वतंत्रता के भाव जान जब अन्य कठपुतलियां भाव विभोर उठती हैं, तब वे खड़ी होना नहीं चाहती। आगे है प्रश्न नंबर 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? आंसर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह स्वतंत्रता की बात कहती है। आज़ादी किसी प्रिय नहीं है। वह सोचती है यदि वह स्वतंत्र हो गई तो उन्हें भी अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिल जाता जाएगा। प्रश्न नंबर 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहला ऑप्शन, इसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। आंसर है क्योंकि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। तो बच्चों, हमने पार्ट 4 कठपुतली भी पूरा कर लिया है। आपने बसंत की पुस्तक में पार्ट 3 और 4 दोनों लर्न करने हैं, और साथ में जिनका काम कंप्लीट नहीं है वो अपना वीडियो में से देख के ये दोनों लेसन कंप्लीट भी कर लेना। अब हम व्याकरण की पुस्तक में काम करते हैं, पार्ट 3 व 4। बच्चों, पार्ट 3 है व्याकरण की पुस्तक में संधि। पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? इसका आंसर है, वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संधि किन के बीच होती है? उपयुक्त उत्तर छांटिए। आंसर है वर्णों के, शब्दों के, वाक्यों के या पदों के। आंसर आएगा वर्णों के बीच होती है। थर्ड है, संधि के कितने भेद? संधि के 3 भेद हैं, 3 प्रकार की होती है। आंसर है, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? प्रश्न नंबर 4 का आंसर है, ये देखिए बच्चे, स्वर संधि के 5 भेद हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादी संधि। अब बच्चे, लेसन की रीडिंग के बीच में कुछ आपको ये संधि विच्छेद दिए हुए हैं, आपने उसकी संधि करनी है। पेज नंबर आपका 20। जिन बच्चों के कंप्लीट नहीं है साथ साथ यानी कि इसको कंप्लीट भी करेंगे। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी, विद्या प्लस शाल्य, विद्यालय, ये सारे आपने करने हैं, एग्जाम में इनमें से भी आएंगे। रवि प्लस इंदर, विंदर, हरि प्लस ईश, हरीश, मही प्लस ईश, महीश, सती प्लस ईश, सतीश, भानु प्लस उदय, भानुदय, गुरु प्लस ऊर्जा, गुरुजा, भू प्लस उत्सव, भूत्सव, भू प्लस ऊर्जा, भुर्जा। आगे है देव प्लस इंदर, देवेंद्र, रमा प्लस इंदर, रमेंद्र, गण प्लस ईश, गणेश, रमा प्लस ईश, रमेश, लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति, जल प्लस उर्मी, जलोर्मी, महा प्लस उदधि, महोदधि, यमुना प्लस उर्मी, यमुनोर्मी, ब्रह्म प्लस ऋषि, भ्रमर्षि और राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। अब आपके नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 20 पे भी बच्चों दे रखी है, तो ये भी देखिए आप। कहता है 1 प्लस 1 अकैक, परम प्लस ऐक्य परमेक्य, तथा प्लस से तथे, माता प्लस ऐश्वर्य मातेश्वर्य, नर प्लस ओज नरोज, वन प्लस ओष्ठ वनोष्ठ, महा प्लस ओज महोज और महा प्लस उदार्य महोदार्य। उसी पेज पे देखो फिर है आपका यदि प्लस अपि यद्यपि, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त, नदी प्लस आवेग नद्यावेग,
अति प्लस एष्णा अत्येष्णा, सु प्लस अलप स्वल्प, स्वल्प, सु प्लस आकार सवाकार, सु प्लस एष्णा स्वेष्णा, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा और पितृ प्लस उपदेश पितृ। अब एक्सरसाइज में आपका प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित की संधि कीजिए, क्योंकि 1 to 4 आपके क्वेश्चन आंसर थे जो हमने आपको समझाए हैं। सत प्लस जन लास्ट वाला सज्जन, उत प्लस ज्वल सेकंड वाला उज्ज्वल, सम प्लस न्यासी सेकंड नंबर वाला सन्यासी, सम प्लस गीत संगीत फर्स्ट नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों से बना उपयुक्त संधि शब्द छांटिए। मन प्लस हर लास्ट वाला मनोहर, नी प्लस धन सेकंड वाला निर्धन, नी प्लस छल सेकंड वाला निश्चल। फिर है आपका प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित संधि शब्दों का उपयुक्त विग्रह क्या होगा। महेंद्र थर्ड वाला, महा प्लस इंद्र, अत्यधिक थर्ड वाला अति प्लस अधिक, स्वेच्छा सु प्लस इच्छा, सदाचार सत प्लस आचार। फिर है नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 8 है, इसमें है निम्नलिखित शब्दों के मेल से कौन सा उपयुक्त शब्द होगा। रमा प्लस ईश रमेश, देव प्लस इंद्र देवेंद्र यानी कि जो थर्ड नंबर पे है, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर और लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति। तो बच्चों हमने पार्ट 3 पूरा कर लिया। अब हम शुरू करते हैं व्याकरण का पार्ट 4। पार्ट 4 है आपका शब्द विचार। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं। इसका आंसर है वर्णों के सार्थक स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। फिर है आपका प्रश्न नंबर 2, शब्द पद कैसे बनता है। इसका आंसर है वाक्य में प्रयोग किए जाने पर शब्द पद कहलाता है। थर्ड इसका क्वेश्चन है, तत्सम शब्द किस स्रोत से हिंदी में आए हैं। आंसर है तत्सम शब्द संस्कृत स्रोत से हिंदी में आए हैं। फिर इसके बाद है आपका 4th क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर है प्रश्न है आपका 4th कि तद्भव शब्दों का निर्माण किन शब्दों से हुआ है। तो आंसर आएगा तद्भव शब्दों का निर्माण संस्कृत के तत्सम शब्दों से हुआ है। प्रश्न 5 आपका बनेगा, योगरूढ़ शब्द का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। योगरूढ़ शब्द 2 या अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों से बने ऐसे शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं, जैसे चक्र प्लस धर चक्रधर, ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण। हिम प्लस आलय हिमालय कौन है, एक पर्वत है। 6 क्वेश्चन है, अविकारी शब्दों को अविकारी क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई विकार नहीं होता है या जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द सदा ज्यों के त्यों रहते हैं, अविकारी कहलाते हैं। तो हमने पार्ट 4 के प्रश्न पूरे कर लिए हैं। पार्ट 4 की अब एक्सरसाइज है बेटे, उसमें प्रश्न नंबर 7 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति नीचे दी गई उत्तरों में से कीजिए। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे खाली स्थान पद कहते हैं। आंसर आएगा पद, उसे खाली स्थान कहते हैं। सेकंड, तत्सम शब्द खाली स्थान शब्दों से बिगड़ संवर कर बनते हैं। कहाँ से, संस्कृत से। वाक्य में प्रयोग करने पर खाली स्थान शब्द के ज्यों के त्यों रहते हैं, करने पर कौन रहते हैं, अविकारी शब्द। प्रश्न नंबर 8 बच्चे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। वर्षा का तद्भव क्या है, बारिश। आगे का तत्सम शब्द है अग्र। झाड़ू किस शब्द का शब्द है, देशज। मजदूर किस प्रकार का शब्द है, विदेशी। कॉलेज किस प्रकार का शब्द है, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए तथा उसे खाली बॉक्स में लिखिए। जैसे रसोई घर, यौगिक शब्द क्या है, रसोई घर। सेकंड में है हथकड़ी और थर्ड में है विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप पर लगाइए। सोना स्वर्ण, काम कर्म, चांद चंद्रमा, घर गृह। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़ यौगिक तथा योगरूढ़ शब्दों को छांट कर लिखिए। हिमालय योगरूढ़, जलाशय योगरूढ़, मुख रूढ़, फल रूढ़, पेड़ रूढ़, चिड़ियाघर यौगिक, चारपाई योगरूढ़, तिरंगा योगरूढ़, लाल किला यौगिक और प्रधानमंत्री क्या है, यौगिक। लास्ट क्वेश्चन है इसका आपका कि नीचे दिए गए शब्दों में संस्कृत अंग्रेजी उर्दू शब्दों को छांटकर उनके सामने उच्च भाषा का नाम लिखिए। अमीर अरबी भाषा का है, किताब फारसी का है, रेडियो अंग्रेजी का है,
औलाद अरबी का है, पुस्तक संस्कृत का है और आदमी फारसी का है। तो बच्चों आज हमने व्याकरण की पुस्तक में भी पार्ट 3 और 4 कर लिए हैं, ये भी आपने लर्न करना है। जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट करेंगे। आज आपका होमवर्क है बेटा, आज और कल का 2 दिनों का आपका वसंत में पार्ट 3 व 4 याद करें, महाभारत में भी पार्ट 3 और 4 याद करें, और व्याकरण में भी क्या है पार्ट 3 व 4 याद करें। ठीक है, और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं है प्लीज़ वो वीडियो में से देख के अपना सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।